नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रोटीनिशियस नेचर, यानी प्रोटीन नेचर के होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अनेक एंजाइम को क्रिस्टल रूप में हम आइसोलेट कर सकते हैं और एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रोटीन अणु होते हैं। और प्रोटीन के अतिरिक्त इनमें क्या क्या हो सकता है? आयन अणु, कार्बनिक या अकार्बनिक समूह हो सकता है। एंजाइम बहुत बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है, जैसे कि फेराडॉक्सिन की हम बात करें तो उसका मोलिकुलर वेट 11,500, परऑक्सीडेज का 40,000, केटलेज का 2,50,000 और यूरिएज एंजाइम का 4,82,000 होता है। दूसरा है कोलाइडल नेचर। एंजाइम बड़े आकार के होने के साथ साथ कोलाइडल नेचर भी प्रदर्शित करते हैं। इनकी कोलाइडल प्रकृति के कारण इनमें विक्रियाओं के लिए इनके पास बड़ा एरिया होता है और इनकी नेचर जो होती है एम्फोटेरिक होती है, यानी एक ही साथ अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के पदार्थों पर एक्टिव रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रोसोल रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सभी एंजाइम अपनी क्रिया के प्रति विशिष्ट होते हैं। विभिन्न एंजाइम एक ही अभिकारक को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक एंजाइम विभिन्न सबस्ट्रेट्स या रिएक्टेंट्स पर क्रिया करके विभिन्न प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसलिए एंजाइम स्पेसिफिसिटी शो करते हैं और ये स्पेसिफिसिटी जो होती है इनमें वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक एंजाइम एक विशिष्ट रिएक्टेंट पर क्रियाशील होता है, इसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। जैसे यूरिएज एंजाइम है, यूरिया के ऊपर एक्टिवेट है। माल्टेज, आर्जिनेज जो मुख्य रूप से यूरिया, माल्टोज, आर्जिनिन निर्माण या उनके अपघटन को कैटेलाइज करते हैं। दूसरा है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, यानी कुछ एंजाइम अभिकारक एक विशेष बॉन्ड पर ही कैटेलाइसिस करते हैं, उसे बॉन्ड स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। राइबोन्यूक्लियेज ए आरएनए के पिरिमिडीन के थर्ड सिरे पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही कैटेलाइज करता है। फिर है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। कुछ एंजाइम समान सबस्ट्रेट्स के ग्रुप के ऊपर क्रियाशील होते हैं, अर्थात एक एंजाइम एक से अधिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज विभिन्न अल्कोहल्स के ऊपर काम करता है। इसी प्रकार से हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, वो विभिन्न हेक्सोकाइनेज शुगर्स के ऊपर एक्टिव रहता है। इसके अलावा स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, यानी कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर्स पर ही क्रियाशील होते हैं। तो जैसे हम बात करें एल एमिनो ऑक्सीडेज, केवल एल अमीनो एसिड्स के ऊपर, और डी अमीनो ऑक्सीडेज सिर्फ और सिर्फ डी अमीनो एसिड पर ही क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कैटालिटिक नेचर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एंजाइम जो होता है केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, तो और इसकी थोड़ी सी मात्रा होती है
वो सबस्ट्रेट की काफ़ी मात्रा को प्रोडक्ट में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। एंजाइम के एक अणु द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार के कितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, वो उसकी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। यानी 1 मिनट में एंजाइम के 1 मोल द्वारा क्रियाधार के जितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है उसको हम उसकी कहते हैं मॉलिक्यूलर एक्टिविटी या टर्नओवर नंबर। किसी एंजाइम की टर्नओवर संख्या उसकी उत्प्रेरण क्षमता का ही माप होती है। मिलीग्राम एंजाइम द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार के माइक्रोन मोल को उत्पाद में परिवर्तन की क्षमता एंजाइम की विशिष्ट क्रियाशीलता कहलाती है, जिसे एंजाइम के अणुभार के आधार पर टर्नओवर संख्या में परिवर्तित किया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा टर्नओवर संख्या किसकी होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, यानी 36 मिलियन, कैटेलेज की 5 मिलियन, फ्लेवोप्रोटीन की 10,000, सुक्रोज की 5 मिलियन, लाइसोजाइम की 50। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं की रेट को तो बढ़ाते ही हैं, अभिक्रिया से अप्रभावित भी रहते हैं, और इसके अलावा इस समवस्था को प्रभावित नहीं करते, इक्विलिब्रियम बना ही रहता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उसके बाद है टर्नओवर नंबर यानी एंजाइम एफिशिएंसी, जो कि हमने बात की एक अणु द्वारा प्रति मिनट के क्रियाधार के अणु को कितने प्रोडक्ट में परिवर्तित किया जाता है, वो उसकी एंजाइम एफिशिएंसी या टर्नओवर नंबर कहते हैं। अब उसके बाद है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में हीट सेंसिटिविटी, एंजाइम टेम्परेचर के प्रति काफ़ी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। 0 डिग्री पर ये इनएक्टिव होते हैं, 25 से 35 या 37 डिग्री पर ये ऑप्टिमम इनकी सेंसिटिविटी होती है। हाई टेम्परेचर पर यानी 60 से 65 डिग्री पर ये एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं या इनको प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उनकी बदल जाती है। लेकिन शुष्क अवस्था में या लो हाइड्रेशन पर जैसे सीड्स में 100 से 120 डिग्री तापमान पर भी इसकी एक्टिविटी खत्म नहीं होती, फिर भी वो एक्टिव होते हैं। जैसे उसको जनरेट करवाया जाता है तो तुरंत वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पीएच, सभी एंजाइम पीएच के द्वारा प्रभावित होते हैं और विशिष्ट पीएच रेंज में ही वो पूर्ण क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। उस पीएच के बाहर एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। यूरिएज जो होता है उसके ऊपर, कई एंजाइम के ऊपर पीएच का प्रभाव भी नहीं पड़ता, जैसे यूरिएज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन पेप्सिन जो है वो कम पीएच यानी 1.5 पर, ट्रिप्सिन हाई पीएच यानी 8 पर ही क्रियाशील होता है। और पीएच में जो परिवर्तन होता है एंजाइम प्रोटीन का आयनीकरण तथा उष्मा के प्रति एंजाइम की प्रवृत्ति को बदल देती है। पीएच में अत्यधिक परिवर्तन एंजाइम को डीनेचर भी कर सकता है। फिर है, उसके बाद है एक्टिवेटर्स, एक्टिवेशन। कुछ पदार्थ एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और वो कहलाते हैं एक्टिवेटर्स। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स एक्टिविटी को बनाए रखते हैं और कुछ एक्टिवेटर प्रीकर्सर एंजाइम से मिल जाते हैं और उसको एक्टिव एंजाइम में परिवर्तित कर देते हैं, प्रो एंजाइम को एंजाइम में। इसके अतिरिक्त कुछ एक्टिवेटर उच्चतम क्रियाशीलता के लिए ऑप्टिमम इन्वायरमेंट एंजाइम को प्रोवाइड करते हैं और कुछ एंटी इनहिबिटर्स का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिशन। कुछ पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बाधित भी करते हैं और ऐसी स्थिति में हम उन्हें कहते हैं इनहिबिटर्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल। इरिवर्सेबल जिनको वापस चेंज नहीं किया जा सकता वो कंपेटिटिव और अनकंपेटिटिव। रिवर्सेबल में अनकंपेटिटिव या मिक्स इनहिबिटर्स और एलोस्टेरिक और फीडबैक इनहिबिटर्स, यानी वापस इसको चेंज किया जा सकता है, वो परिस्थितियां परिवर्तित करके वापस इसको चेंज किया जा सकता है। अब
हम बात करें कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, यानी इनकी संरचना जो होती है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, वो काफ़ी जो है मिलती जुलती होती है। जैसे यहाँ हम देख ही रहे हैं, इसकी और इसकी स्ट्रक्चर आपस में कितनी मिल रही है। ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उधर, ये भी इसमें सी डब्ल्यू ग्रुप है। तो सक्सिनेट सबस्ट्रेट है, ऑक्जेलोएसीटेट या मेलोनेट इसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर हो सकता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए, यानी ये भी इसकी जगह पर जुड़ सकते हैं। और ये जब मात्रा में ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर इनहिबिशन हो जाता है और सक्सिनेट की जगह ऑक्जेलोएसीटेट एसीटेट या मेलोनेट भी वहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ सकता है। तो इससे एंजाइम के सक्रिय स्थल पर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और अभिकारक जो रिएक्टेंट्स के लिए वो जगह होती है उसको तो वो ऑक्यूपाई कर ही लेते हैं। जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के लिए भी हम बात कर रहे थे, मेलोनेट भी हो सकता है इनहिबिटर, और ऑक्जेलोएसीटेट, क्योंकि इनकी संरचना लगभग समान होती है, आप देख ही रहे हो। फिर है इसी प्रकार से इसमें पाबा है, और इसके अंदर जो सल्फानेमाइड है इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है और ये इसका इनहिबिटर, तो इसकी स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर यहाँ पर शो हो रही है, तो एंजाइम की साथ ये जुड़ सकता है। इसी प्रकार से नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यानी ये एक्टिव साइट्स के साथ तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन एंजाइम की स्ट्रक्चर और उसके सक्रिय स्थल के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बाधित हो जाती है। इसमें जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे Hg है, Pb है, कार्बन मोनोक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, साइनाइड्स है, ये सब इसके अंदर आते हैं, तो ये इसकी स्ट्रक्चर कर देते हैं। इसी प्रकार से हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से एक टर्म आती है आइसो एंजाइम्स, एंजाइम से ही जुलती जुलती। तो आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक एंजाइम के विभिन्न अनुरूप जो एक ही जीव के अंदर मौजूद हों। एक ही जीव है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक एंजाइम के अलग अलग रूप अगर मौजूद हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हो, आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं वो एक दूसरे के, यानी आइसोजाइम या आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं। और ये सभी एक ही सबस्ट्रेट पर समान क्रिया करते हैं, परंतु इनका सिंथेसिस जो होता है वो भिन्न भिन्न जीन के द्वारा होता है। इसी तरह के प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ये वीट का जो एंडोस्पर्म, उसमें अल्फा माइलेज जो एंजाइम पाया जाता है उसके 16 आइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मक्का के अंदर जो पाया जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसके 4 आइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं। चूहे में लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एलडीएच के 5 आइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन एंजाइम में टर्सरी स्ट्रक्चर पाई जाती है तथा 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, और इनकी विभिन्न व्यवस्था में भिन्न भिन्न अनुरूप प्राप्त होते हैं। लैक्टिक एसिड है, NAD, पायोरेट और NDP। तो LDH का प्रत्येक आइसो एंजाइम 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसमें M पॉलीपेप्टाइड और H पॉलीपेप्टाइड का अरेंजमेंट होता है। तो 1 में होता है चारों H मिलेंगी, 2 में 3 H और 1 M मिलेगा, 3 में 2 H और 2 M है, 4th में 1 H और 3 M है, और 5th में 4 M है। ये आपस में एक दूसरे से एक्टिव ऑप्टिमम, अनुकूलता, इनहिबिशन, अनुभार, आवेश आदि में भिन्नता दर्शाते हैं। और फिर होता है एक होता है जाइमोजन, जो एंजाइम का प्रीकर्सर, इनएक्टिव प्रीकर्सर या पूर्वगामी निष्क्रिय रूप जो होगा, एंजाइम जब निष्क्रिय रूप में रहता है तो उसको हम बोलते हैं जाइमोजन या प्रो एंजाइम। जाइमोजन कुछ मॉडिफिकेशंस द्वारा एंजाइम में परिवर्तित होता है। तो अधिकांश प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिंथेसिस जाइमोजन के रूप में होता है, शेषावस्था एंजाइम की, और वो तभी एक्टिव होते हैं जब वो एंजाइम में परिवर्तित हों। ये जो जाइमोजन होते हैं जनरली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तभी ये क्या होते हैं, एक्टिव एंजाइम में परिवर्तित होते हैं। लाइसोसोम में अधिकतर जाइमोजन ही होते हैं, और ये निष्क्रिय होने के कारण से अपने निर्मित स्थान के उत्कों को अपघटित करने में असमर्थ रहते हैं। अगर ये एक्टिव हो जाए तो अब जहाँ पर ये निर्मित हो वहाँ पर अपघटन कर देंगे।
परंतु जब क्रिया स्तर पर पहुंचते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और प्रोटीन का अपघटन कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं जाइमोजन यानी प्रीकर्सर्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के प्रीकर्सर्स। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंजाइम की एक्टिविटी का रेगुलेशन। एंजाइम की एक्टिविटी को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्या एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए प्लांट्स के अंदर खुद का ही क्या मैकेनिज्म पाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहली बात तो क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेशन में कंट्रोल्ड ही होती है एंजाइम की एक्टिविटी, जिसमें और कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स आदि भी पाए जाते हैं। सबसे पहली बात करें तो हम है कंट्रोल ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी एंजाइम का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन के द्वारा ही एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन दूसरी बात है एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, यानी एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग कंपार्ट्स यानी उनके अलग अलग कोस्ट होते हैं, अलग अलग चेंबर होते हैं जहाँ पर वो पाए जाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस से संबंधित एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वैक्यूल के अंदर विभिन्न हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम अलग अलग क्या कोस्टों में यानी चेंबर्स में पाए जाते हैं, जिससे स्वतः ही उनकी एंजाइम एक्टिविटी पर रेगुलेशन हो जाता है अपने अपने कंपार्ट्स में, अपनी अपनी जगह में। तीसरी है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। एंजाइम्स जो होते हैं सेल्स में वो कोवेलेंट बॉन्ड के मॉडिफिकेशन द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से फॉस्फोराइलेशन या एडिनाइलेशन हो जाता है, जिससे बनी हुई फॉस्फीकृत फॉर्म जो होती है वो एक्टिव होती है, जबकि नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो होती है वो इनएक्टिव होती है। और इस प्रकार की रेगुलेशन क्रियाविधि किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी के ऊपर, यानी फॉस्फोरस हम एटीपी से उसको देंगे और सामान्यतः इसमें एटीपी का ही उपयोग होता है। जैसे कि हम प्रोटीएज एंजाइम की बात करें तो इनएक्टिव प्रीकर्सर के रूप में बनते हैं, जिन्हें जाइमोजन या प्रोएंजाइम्स कहा जाता है। पेपेन है, उसका निष्क्रिय प्रोपेपेन होता है और बाद में पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज द्वारा इसका हाइड्रोलाइसिस द्वारा एक्टिव एंजाइम में परिवर्तित किया जाता है। तो जैसे जैसे जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग इनमें कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होगा और उसको एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी का नेक्स्ट पॉइंट है वो फीडबैक इनहिबिशन, यानी कोशिका में यदि किसी अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद बहुत ज़्यादा बन जाए और उससे बनने की दर कम करके एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जो प्रारंभिक सबस्ट्रेट की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो अभिक्रिया में इसके उत्पाद के बदलने की दर बढ़ जाती है, जिससे इसमें फर्स्ट स्टेप को ही लास्ट स्टेप से क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। और उसके पश्चात ब्रांचिंग पॉइंट पर भी एंजाइम्स की एक्टिविटी को अंतिम प्रोडक्ट्स के द्वारा बाधित किया जा सकता है। जैसे कि प्लांट के अंदर कार्बन मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट जो होता है केंद्रीय भाग अदा करता है। ग्लाइकोलाइसिस में एक एक्टिवेटर का काम करता है ये, और जबकि ग्लूकोनियोसिनेसिस में ये एक इनहिबिटर का काम कर देता है। जीवाणु यानी ई कोलाई के अंदर आइसोल्यूसिन थ्रियोनिन डीएमिनेज विकर को इनहिबिट करता है और इसके अभिक्रिया के प्रथम चरण में ही क्या कर देता है, वो फीडबैक इनहिबिशन शो कर देता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एंजाइम्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। थैंक यू।